हल करने का काम इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी करेगी। एक्चुअली लोग आएंगे, लोग जाएंगे। अगर हम लोग दुनिया में जब पैदा हुए थे तो हम लोग का ये भी तो है कि हम लोग को दुनिया से जाना पड़ेगा भाई। कोई तो दुनिया में तो ऐसा नहीं है कयामत तक जिंदा रहेगा। मतलब लोग जब आते हैं दुनिया में, जब पैदा होता तो मरते भी है। पॉलिटिक्स में कुछ लोग आए और कुछ लोग आगे चले गए। समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोग मर गए। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की वो पार्टी है जिसने गोरों के साथ लड़ाई किया था, और आज ग्वालपोखर में इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी चोरों के साथ लड़ाई करेगी विक्टर भाई को लेके। ज्यादा कुछ आज बोलने का नहीं है। आज हम लोग डिक्लेयर करने आए हैं इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी को। हम लोग एक सेंट्रल कमेटी का एक हम लोग मीटिंग बुलाया था गुत्ती में कुछ एक डेढ़ महीना पहले नूर इस्लाम साहब के लीडरशिप में। और आज हम लोग उस ब्लॉक कमेटी तैयार होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अंचल में पहुंचना है। अंचल से हम लोगों का ये अंचल का टीम हम लोग का बूथ तक पहुंचेगा। कोई सोचता है कि कांग्रेस पार्टी का दो एक नेता को कुछ पैसे और कुछ पावर के वजह से खरीद लेगा। अरे कांग्रेस पार्टी तो गांधी जी का पार्टी है, कांग्रेस पार्टी तो इंदिरा गांधी का पार्टी है, कांग्रेस तो राजीव गांधी का पार्टी है, कांग्रेस राहुल गांधी का पार्टी है। कांग्रेस को खरीदने का किसी का औकात नहीं है। कांग्रेस बिका देगा नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस बिका देगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, ये याद रखिएगा। लेकिन आपको कांग्रेस के साथ जुड़े रहना होगा। अगर कांग्रेस जब हिंदुस्तान में जब आप आजकल आप जब जाते हैं ब्लॉक में, आप जाते हैं पंचायत में, आप जाते हैं जिला में, जब ये कागज आप आरटीआई मारते हैं, ये आरटीआई का कानून जो बनाया ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये याद रखिएगा। आज जो बोलता है कि आरटीआई किया है, आरटीआई बीजेपी वालों ने नहीं किया, आरटीआई टीएमसी वालों ने नहीं किया, ना आरटीआई वामपंथी ने किया, आरटीआई कांग्रेस ने किया। आज बोल रहा है कि फ्री में राशन दे रहा है नरेंद्र मोदी, फ्री में राशन दे रही है ममता बनर्जी। जरा बताइए, अगर फूड सप्लीमेंट्री बिल पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह सरकार में अगर पास ना होता, ना किसी के घर में आटा पहुंचता, ना किसी के घर में दाल पहुंचता, ना किसी के घर में चावल पहुंचता। ये कांग्रेस का ही देन है कि लोगों के घर में जाके दाल रोटी चावल पहुंचता है। आज हम लोग विक्टर भाई को ये की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हर हफ्ते में 15 दिन में जिस तरह से आज ग्वालपोखर का आप दौरा किए, अब चकिया से आपको दौरा करना होगा। लोगों का हिम्मत बने रहना होगा। भाजपा के आपके साथ ग्वालपोखर के नौजवान, ग्वालपोखर के किसान आपके साथ मरते दम तक खड़े रहेगा इंशाअल्लाह। जो सच्चा आशिक होता है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और जो जाली या डुप्लीकेट आदमी होता है वो आएंगे और कुछ पैसे के लिए, कुछ पावर के लिए चले जाएंगे। हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ पर नूर इस्लाम भाई है, उसके बाद हम लोगों का कारी गुलाम हैदर साहब है, और हम लोग के जितने भी यहाँ पर आज जो कमेटी के लीडर हैं सबको एक ही बात बोलेंगे कि आप लोग कोई भी मुसीबत होगा आप लोग पर, फिजिकली टॉर्चर का मामला हो या धमकी धमका का मामला हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो 100 मोटरसाइकिल रेडी रहेगा। आप लोग बोलिएगा हम लोग ब्लॉक से लेकर थाना तक हम लोग पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। घबराइएगा मत, गार्जियन जिंदा है। विक्टर वो शख्स है जो आपका विधानसभा में हिला के रख दिया था। ये की शेर बोला था, ये की उल्लू काफी है बर्बाद गुलस्ता के लिए, अंजाम गुलस्ता क्या होगा जब हर साथ में उल्लू बैठा हो। इसी के लिए उनसे खुद एमएलए वगैरह कुछ झड़प गए थे। तो आप जम के रहिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, ना कि कांग्रेस डरेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, विक्टर भाई जिंदाबाद, इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी जिंदाबाद। अभी आपके सामने में हमारे गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के जिसके लीडरशिप पे हम लोग काम करते हैं, विक्टर भाई आपके सामने में वक्तव्य रखेंगे। मौजूद सभापति साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे कांग्रेस के सभी लीडर्स, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माँ और बहन, सबको मेरा सलाम नमस्कार के साथ। आज की मीटिंग का जो मकसद है, आज हम लोग कोई जनसभा, कोई सभा नहीं बुलाए। आज सिर्फ हम लोग हर पंचायत से जो लीडरशिप में जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी उन्हीं लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी की तरफ से
हम लोग हर ब्लॉक में चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर, चाकुलिया और करंदी, ये 5 ब्लॉक जो इस्लामपुर सब डिवीजन में है, इन 5 ब्लॉक में इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी की तरफ से एक ब्लॉक कमेटी बनाएंगे और उसीलिए इस्लामपुर जिला निर्माण कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ग्वालपोखर का बनाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर आप में से ही किसी को दिया जाएगा। और ये इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी हम लोग क्यों बना रहे हैं, या इस्लामपुर को जिला बनाने की जो मांग हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सन 1945 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद 47 के बाद हम लोग सियासी तौर पर हम लोग अपना वोट का चुनाव करने का मौका हम लोग को 1952 में मिला। 52 से वोट होता हुआ चला आ रहा है। हम लोग वोट तो देते हैं, लेकिन तब से जो लोग बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग 52 से जो चुनाव में एक भाषा हर पार्टी का रहता है कि हम लोग पिछड़ा हुआ इलाके से, पिछड़ा हुआ ब्लॉक, ग्वालपोखर पिछड़ा हुआ, चकलिया पिछड़ा हुआ, इस्लामपुर पिछड़ा हुआ, पूरा सब डिवीजन पिछड़ा हुआ है। तो ये जो बात कही जाती है, तो हम लोग पिछड़ा हुआ क्यों है, हमारे पास किस बात की कमी है? अगर आप आबादी की बात करें तो रायगंज सब डिवीजन और इस्लामपुर सब डिवीजन में, इस्लामपुर सब डिवीजन में वोटर ज्यादा है, आबादी ज्यादा है। अगर जमीन की बात करें तो रायगंज सब डिवीजन में जितना जमीन है, उससे ज्यादा जमीन इस्लामपुर सब डिवीजन में। अगर आप बात करें कि यहाँ पर लोगों का रोजगार और रायगंज का रोजगार, जमीन हमारा ज्यादा, आबादी हमारी ज्यादा, कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, यहाँ से वोटर ज्यादा है, लेकिन तरक्की का सारा काम यहाँ कम होता है। इस्लामपुर सब डिवीजन में रोजगार का मामला में आप अगर इस्लामपुर सब डिवीजन और रायगंज सब डिवीजन को जोड़िए तो रायगंज सब डिवीजन में नौकरी पेशा लोग ज्यादा है, रायगंज सब डिवीजन में रोजगार ज्यादा है, रायगंज सब डिवीजन में लोगों की तरक्की ज्यादा है, रास्ता ज्यादा है, हर चीज में वहां तरक्की ज्यादा है। लेकिन इस्लामपुर सब डिवीजन उसमें भी पीछे है। तो ये लड़ाई इसलिए है कि आज पूरे बंगाल में तकरीबन 44 लाख नौजवान हैं जो बंगाल के बाहर जाके रोजगार का तलाश करते हैं। कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई पानीपत में, कोई गुजरात में, कोई कहीं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर जगह पहुंचा हुआ हमारे इलाके का नौजवान। तो ये जो 44 लाख लोग जा रहे हैं पूरे बंगाल से, तो बंगाल में जितना जिला है उसमें जितना सब डिवीजन है, तो उसमें देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तादाद में अगर किसी एक सब डिवीजन से नौजवान बाहर जाके काम करता है तो वो सब डिवीजन है इस्लामपुर। तकरीबन सिर्फ एक सब डिवीजन से हमारे 2.5 लाख नौजवान बाहर काम करने जाता है, सिर्फ इस्लामपुर से। इस्लामपुर का ये 2.5 लाख नौजवान जो बाहर रोजगार के लिए जाता है, वहां जाके वो काम क्या करता है? वहां पर काम क्या है? वहां पर या तो सड़क बनाता है, या रंग का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, कारपेंटर का काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, जरी का काम करता है। इन्हीं सब कामों में ज्यादातर हमारा नौजवान उलझा हुआ है। या मंडी के टाइम में मंडी में जाता है, यही हमारे यहाँ का नौजवानों का हाल है। लेकिन अगर ये जिला बनता है, आज ममता बनर्जी कहती हैं कि हम पुलिस जिला बना दिए, तो पुलिस जिला बनाने से आवाम को कोई फायदा नहीं। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, वो डकैती हो, चोरी हो, लूट हो, कोई गलत काम हो, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, ये काम है पुलिस का। उसके लिए एसपी का यहाँ दफ्तर बना दिया जाए। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है, जब से यहाँ पर इस्लामपुर को पुलिस जिला बनाया गया है, तब से हमारे इस्लामपुर का पुलिस निकम्मा नाकारा बन चुका है। कि यहाँ पर जब ये इस्लामपुर जिला पुलिस जिला नहीं था, तब इस्लामपुर में दिन धारे गोली और बमबारी नहीं होता था। ग्वालपोखर में किसी जैनगांव का कोई प्रधान का इतना हिम्मत नहीं था कि थाना के सामने जाके मदीना चौक में गोली चला दे। ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हुआ है। आरिफ का कत्ल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हुआ है। हमारी एक मासूम बहन को गोली लगा, जो बेमौत बिस्तर में लाइलाज मर गई, वो हालत नहीं था। हमारे यहाँ बूथ दखल नहीं होता था, बूथ पर गुंडागर्दी भी नहीं होता था, गरीब का जमीन नहीं छीना जाता था। ये सब माहौल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हुआ है।
और ये तृणमूल की हुकूमत में हो रहा है। तृणमूल पुलिस के नाम पर आपको बोलती है मैं पुलिस जिला बनाई हूं, असल में पुलिस के नाम पर तृणमूल अपना गुंडा पालने का अड्डा बना रहा है। हम लोगों को पुलिस जिला से मतलब नहीं है। पुलिस जिला पुलिस अपना काम करे ताकि आवाम का काम करे। हम लोग को चाहिए मुकम्मल जिला, ताकि यहाँ डीएम बैठे और हमारे तरक्की का काम डीएम के थ्रू होता है, एसपी के थ्रू नहीं होता है। एसपी आपका गांव का एक कलवर्ट नहीं बना सकता, एसपी आपका एक सड़क नहीं बना सकता है, एसपी आपका एक स्कूल नहीं बना सकता है। आपको स्कूल चाहिए, आपको सड़क चाहिए, आपको कलवर्ट चाहिए, आपको तरक्की का जो भी काम चाहिए वो डीएम के दफ्तर से होता है। और डीएम का दफ्तर इस्लामपुर में नहीं है क्योंकि ये जिला नहीं है। अगर ये जिला बनता है तो यहाँ पर आपका अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, आपके यहाँ पर अपना जिला परिषद होगा। जो जिला परिषद आज रायगंज में है वो जिला परिषद आपका इस्लामपुर में होगा। आपका तरक्की का जिला परिषद का सारा काम यहीं बैठ के आप कराइएगा। आपका डीएम दफ्तर यहाँ होगा, आपको रायगंज जाने की जरूरत नहीं। आज अगर एक आदमी को सोनापुर से रायगंज जाना हो तो सुबह जाके रात को लौट के नहीं आ पाता है, क्योंकि 5 बजे के बाद रायगंज से कोई भी बस इधर की तरफ नहीं आता है। तो आदमी या तो आपके पास पैसा है तो अपनी गाड़ी से जाइए, गरीब आदमी बेचारा अगर डीएम के दफ्तर में जाए, डीएलआर ऑफिस में जाए तो बेचारा जाएगा लौट के आएगा, उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन कल डिस्ट्रिक्ट बनता है तो डीएलआर ऑफिस आपके यहाँ पर होगा, तो ये सब चीज आपके लिए आसान होगा। और एक बार डिस्ट्रिक्ट बना तो डिस्ट्रिक्ट बनने से आज जो मुद्दा उठता है कि हमको कॉलेज नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, आप जब डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट के साथ कुछ चीज एंटाइटल्ड होता है। एंटाइटल्ड का मतलब है कि जब डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो उसके साथ कुछ चीज सरकार को बनाना ही पड़ेगा, वो जो है कानूनन वो इख्तियार दे दिया जाता है, उसको एंटाइटल्ड कहते हैं। तो आपका अगर डिस्ट्रिक्ट बना तो आपके यहाँ पर कॉलेज बनाना सरकार को जिम्मेदारी बन जाएगी, वो बनेगा। आपका गर्ल्स कॉलेज बनेगा, या आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा, या आपका जिला परिषद बनेगा, आपका बाकी जो सरकारी जो भी दफ्तर जिला का है, डीएलआर हो, आपका आरओ हो, सारा चीज यहाँ बनेगा। इससे आपको फायदा होगा, तरक्की आपका जो है रफ्तार बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो 2.5 लाख नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जाकर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, जो आपका बीमार बाप को छोड़ के हमारा नौजवान भाई को जाना पड़ता है, किसी की बीवी बीमार है, किसी का बीवी प्रेग्नेंट है, उस हालत में छोड़ के जाना पड़ता है। और ऐसा भी देखा गया कि बेचारा काम करने गया है, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में कोई गिर के वहां इंतकाल हो गया, उसका डेड बॉडी वापस लाना पड़ता है हम लोगों को। कोई कहीं जाके किसी की मौत हो जाती है तो उसका लाश तक यहाँ लाना मुमकिन नहीं होता, ऐसा भी हालत हो जाता है। इस हालत में जो 2.5 लाख नौजवान बाहर काम करता है, अगर ये जिला हो गया तो जब जिस दिन जिला डिक्लेयर होगा उस दिन से लेकर तकरीबन 10 साल तक ये 2.5 लाख नौजवान को अपना ही इस्लामपुर जिला में रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बनने से सरकार को तकरीबन सरकारी दफ्तर बनाने के लिए कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 2000 करोड़ रुपया का खर्चा आएगा। 2000 करोड़ का बिल्डिंग बनता रहेगा। आज इसका डीएम का ऑफिस बन रहा है तो उसका इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, डीएलआरओ का अलग बन रहा है, तो फिर वहां जाइएगा तो माइनॉरिटी का बिल्डिंग अलग डिस्ट्रिक्ट का बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन रहा है। इस तरह से हजारों नौजवानों को उसमें रोजगार मिल जाएगा। उस टाइम मिस्त्री खोजेगा, उस टाइम रंग का काम चाहिए, कारपेंटर चाहिए, रोजगार आपका डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो आपको और तरह तरह से रोजगार तैयार हो जाएगा। ये रोजगार आपको यहाँ मिलेगा। इसके लिए लड़ाई करना जरूरी है। ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि और ये जो हम मांग कर रहे हैं इस्लामपुर को जिला बनाने का, इसके पीछे एक इतिहास भी है। इतिहास क्या है कि 1956 में आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग बिहार से बंगाल में आए, लेकिन 1956 में जब हम लोग बंगाल में शामिल हुए तो हम लोगों की मजबूरी नहीं थी बंगाल में शामिल होना। बंगाल की मजबूरी थी कि हम लोग को शामिल नहीं करेगा तो बंगाल मुकम्मल नहीं होगा। क्योंकि बंगाल कहां तक था, रायगंज जाते हैं तो आप लोग नागर ब्रिज देखे हैं, नागर ब्रिज तक ही बंगाल था। और उसके बाद सोनापुर के बाद दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वो बंगाल में था। सोनापुर से लेकर नागर ब्रिज जो ये बिहार में था। तो इसको अगर नहीं लिया जाता तो बंगाल को बंगाल से जोड़ा नहीं जा सकता।
इसलिए बिहार से हम लोगों को बंगाल में शामिल किया। हम लोग बंगाल में शामिल हुए, उसके बाद बंगाल मुकम्मल हुआ और 1956 में बंगाल में शामिल होने के बाद उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की। बहुत बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, आप लोग को याद भी होगा कि वो 1956 में जो सरकार थी कांग्रेस की, डॉक्टर विधान चंद्र राय उस टाइम हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त 1959 में इस्लामपुर में वो एक सभा किए और वहीं पर वो ऐलान किए कि इस्लामपुर को सब डिवीजन बनाया जाएगा। ये 1959 में इस्लामपुर सब डिवीजन बना, मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की तरफ से ऐलान किया गया। और उसी जगह पर वो बोले थे, वो आज भी दस्तावेजों में दर्ज है कि इस्लामपुर महकुमा में जितने भी लोग शामिल हुए हैं बिहार से, आप लोगों का भाषा अलग है, आपकी जुबान अलग है, आपका कल्चर अलग है, आपका रहन सहन अलग है। आप लोग बंगाल में शामिल होकर बंगाल को पूरा किए, इसलिए सरकार हमेशा इस बात को याद रखेगी और आप लोगों के लिए हर वो सहूलियत मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार लेगी। आज हम लोग महकुमा बना रहे हैं, महकुमा का जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा उसके बाद इस्लामपुर महकुमा को इस्लामपुर जिला बनाया जाएगा। ये बात 1959 में डॉक्टर विधान चंद्र राय बोले। उस वक्त ये बात उठा कि इस्लामपुर को जिला बनाया जाएगा। उसके बाद ये बात चर्चा में रही, फिर कांग्रेस की सरकार चली गई, जुब्तो फ्रंट आया, उसके बाद वाम फ्रंट की सरकार आई। वाम फ्रंट की सरकार में ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर थे। उस 1992 साल में आप लोग को याद होगा कि हम लोग पहले सब कोई पश्चिम दिनाजपुर में रहा करते। पश्चिम दिनाजपुर था ना, आज हम लोग का नौजवान सबको नहीं पता है। हम लोग का नौजवान तो हम लोग उत्तर दिनाजपुर, पहले हम लोग पश्चिम दिनाजपुर में। और 1992 में पश्चिम दिनाजपुर को दो टुकड़ा में बांटा गया, दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर हुआ बालूरघाट, वो चला गया दक्षिण दिनाजपुर में, और उत्तर दिनाजपुर में हम लोग आ गए। तो 1992 में हाईकोर्ट में एक केस हुआ। उस केस में ये मांग की गई कि इस्लामपुर को अलग से जिला बनाया जाए। उस वक्त ज्योति बसु की सरकार, वामफ्रंट की सरकार कोर्ट में एफिडेविट जमा देकर ये बोली कि अभी हम लोग पश्चिम दिनाजपुर को तोड़ के दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर बनाए हैं और उत्तर दिनाजपुर का हेडक्वार्टर रायगंज को बनाया जा रहा है। अभी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि एक और जिला बनाया जाए, इसलिए हम लोग अभी उत्तर दिनाजपुर बना रहे हैं, बाद में हम लोग इस्लामपुर जिला बनाएंगे। ये बात वामफ्रंट की सरकार में ज्योति बसु का दिया हुआ एफिडेविट हाईकोर्ट में। और उस वक्त हाईकोर्ट एक फैसला दिया 1992 साल में। उस फैसला में हाईकोर्ट बोला कि इस्लामपुर जिला का जो मांग है, ये मांग जायज है, वाजिब है। और ये बात को हाईकोर्ट माना है कि ये मांग जायज है और उसका ऑर्डर भी है। जब ये हमारे पास ऑर्डर है, दोनों सरकार ये बात बोल चुकी है, तो आज हम लोग जो इस्लामपुर जिला को का मांग नहीं करें, इसका कोई वजह है? क्योंकि इस्लामपुर जिला होने से हमारी तरक्की है, हमारे नौजवानों की तरक्की है, हमारे बच्चों की तरक्की है। आज हमारे पास ग्वालपुकर चाकुलिया में कोई कॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर जिला बना दे तो उसको इस जिला के लिए अलग से बजट बनाना पड़ेगा। जिला बन गया तो हमको कॉलेज मांगना नहीं होगा, क्योंकि आपका इस्लामपुर जिला का बजट बनेगा और उस बजट में आपका कॉलेज, आपका हॉस्पिटल, आपका जिला परिषद, आपका तमाम चीज उसी बजट में शामिल रहेगा, आपको सारा चीज मिलेगा। तो ये लड़ाई लड़ने से आने वाले पूरे नस्ल को फायदा होगा। और यहाँ हमारी लड़ाई नस्लों के लिए नहीं है, हमारा लड़ाई हो जाता है अभी क्या मिलेगा। मैं तिरपाल पामू के नहीं, मैं कंबल पामू के नहीं, ठंडा बहुत से इंदिरा आवास मिलेगा कि नहीं, हमको लक्ष्मी भंडार मिलेगा कि नहीं, यही सब कहानी आपको सुनाया जाता है। आज आप अगर बोलिएगा कि ग्वालपुकर में स्कूल में अभी पेपर में छपा था कि स्कूल में टीचर नहीं होने की वजह से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। चकलिया हाई में गर्ल्स हाई स्कूल बंद हो गया। पूरे बंगाल में 8,209 स्कूल बंद कर दिया तृणमूल सरकार। आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8,209 स्कूल बंद कर दिया गया।
आप लोग को फर्क नहीं पड़ा। आप लोग को क्या फर्क पड़ता है कि लक्की भंडार का खोलना नहीं महीना, लेकिन आपको 1000 रुपया का लक्की भंडार दिखाया गया या आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, यही देखा के आप तमाम स्कूल बंद हो रहा है। कल आपका बच्चा, आज आप लक्की भंडार पे जी रहे हैं, कल आपका बच्चा को भी लक्की भंडार का इंतजार करने के लायक बना के छोड़ देगा। आज आप चावल मांग के खा रहे हैं, सरकार आपको दे रहा है, कल आपका बच्चा को भी उसी लाइन में खड़ा रहना होगा। आपका बच्चा अपना चावल खरीद के खाने लायक नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तालीम से दूर कर देगा। आज तमाम स्कूल बंद हो रहा है, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? ये लड़ाई नहीं लड़िएगा। ग्वालपोखर के लोगों का जो हालत है कि हम लोगों को सिर्फ बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। आज आप आइएगा तो चाहे तृणमूल का कोई भी नेता है, रब्बानी साहब हो या कोई बड़ा नेता भी आके यहाँ पर अगर भाषण देता है, वो आपके पास आके स्कूल कॉलेजों के बारे में बात नहीं करेगा, वो आपके इलाके में रोजगार की बात नहीं करेगा। आपके बच्चे जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार कैसे मिले उसकी बात नहीं करेगा। आज वो आके क्या बोलेगा? लक्की भंडार तो दीजिए, हमरा इड़ा दीजिए, हमरा उड़ा दीजिए। वो सिर्फ आपको जो दे रहा है उसके बारे में गिना के चला जाता है। और एक बात याद रखिएगा, बचपन में हम लोग भी देखे हैं, हम खुद किए हैं। जब हम किशनगंज में रहते थे, खगड़ा में घर में वाली साहब वहीं रहते थे, तो उस टाइम जुमेरात के जुमेरात भिखारी लोग भीख मांगने आता है। पहले भी आता, अभी भी आता होगा जुमेरात में। पहले जुमेरात का जुमेरात घर घर में भीख मांगने का, भीख के लिए आदमी आता। तो हम लोग का पहले नारियल का तेल का एक डब्बा होता, अभी भी होता है। तो नारियल का तेल का डब्बा जब खाली हो जाता था, उसी डब्बा को काट के उसी से सबके घर में ज्यादातर चावल नापा जाता था। एक डब्बा चावल, एक डब्बा चावल। तो मेरे घर में भी वही हाल था। तो वो चावल का जो बोरा में हमेशा वो डब्बा रखा रहता। जब घर में भिखारी आता था भीख मांगने के लिए ना, उसी डब्बा से आधा डब्बा से भी कम चावल उठा के ले जाके भिखारी का झोला में डाल देते, और भिखारी चला जाता था। ये सिलसिला हमेशा चलते रहा, हर हफ्ता आता था, हर हफ्ता चलते रहा। हम किसी दिन नहीं सोचे कि आज भिखारी आया है तो उसको पूरा डब्बा भर के चावल दे। हम कभी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि हमको ये पता चल गया कि ये जो भीख मांगने आता है, ये आधा डिब्बा से कम चावल लेके खुश होके चला जाता है, तो इसको आज ज्यादा देने का जरूरत नहीं। आज हम लोग का हालत वही है कि हम लोगों को सरकार भिखारी बना दिया है, और वही आधा डिब्बा से कम चावल देता है। लक्की भंडार, फ्री का चावल, रूपोश्री, कन्याश्री, क्योंकि अब वही लेके हम लोग खुश हैं, इसलिए कभी सरकार आपको भर के डब्बा नहीं देगा। जैसे हम कभी भिखारी को डब्बा भर के नहीं दिए, आप भी नहीं दिए होंगे, उसी तरह सरकार भी आपको डब्बा भर के नहीं देगा, क्योंकि आप लक्ष्मी भंडार में खुश है, आप फ्री का चावल में खुश है, तो आपको डब्बा भर के कभी नहीं देगा। तो अगर आपको हक की लड़ाई लड़नी है, और सरकार हम लोगों को भीख का आदी बना दे रहा है कि भीख लेके तुम खुश रहो, लेकिन हक मत मांगो। आज जो है हम आपके सामने यही कहने आए कि भीख में और हक में फर्क है। सरकार जो हमको दे रही है वो भीख समझ के दे रही है, और हमारा हक है सरकार से हमारा बुनियादी तरक्की का चीज को हासिल करना। वो हक हमको कैसे मिले, उसके लिए लड़ाई करना, जद्दोजहद करना, तभी आपको वो हक मिले। और वो हक जो सत्ताधारी लोग हैं, ये आपको हक की बात नहीं बोलेंगे। आज ग्वालपोखर में आप अगर देखें तो जमीन माफिया कौन है? तृणमूल। आज जमीन आपका वेस्ट जमीन पर कोई 15 साल से, कोई 20 साल से वहां पर रह रहा है, आज उस जमीन को छीन लिया जा रहा है। छीनने के लिए कौन आता है? BLRO आता है, BDO आता है, पुलिस आता है, और साथ में तृणमूल का गुंडा जाता है, जाके जमीन छीन लिया। और जमीन छीनने के बाद गरीब आदमी का घर उजाड़ दिया गया, उसका घास गछली काट लिया गया, और उसके बाद उसी आदमी को कहा जाता है जिसका घर तोड़ दिया गया, उसी को बोलता है कि तुमको अगर ये जमीन लेना है ना तो 3 लाख रुपया करके इकट्ठा दो। समझ सकते हैं कि जिस जमीन पर आप पिछले 20 साल 25 साल से रह रहे हो, आपका घर है, और आप ही का घर तोड़ के, आप ही को उजाड़ के, फिर आप ही से कहा जाता है
कि ये जमीन तुमको यहाँ पर चाहिए तो 3 लाख रुपया कट्ठा दो, और ये कहीं और नहीं, आप ही के बड़पोखर में गोती में यह हादसा हुआ, ये हुआ है। इसी तरह का हादसा और भी कहीं हो रहा है। तो ये सब चीजों के खिलाफ अगर आप लोग खामोश रहिएगा ना, तो आज गोती में हुआ है, कल धर्मपुर में नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। अगर आप गोती में हुआ, आप सब उसके लिए खड़े होइएगा, तो धर्मपुर में नहीं होगा, मजलिसपुर में नहीं होगा, पांजीपाड़ा में नहीं होगा। लेकिन एक जगह होगा और 10 जगह खामोश रहिएगा, तो फिर वो दूसरा जगह भी होगा। तो इसलिए आप लोगों को जुल्म के खिलाफ लड़ना हो, जालिम के खिलाफ बोलना हो। जुल्म और जालिम के सामने चुप रहिएगा कि वो सत्ताधारी है, वो मंत्री है, वो मंत्री का भाई है, वो पुलिस है, वो जिला परिषद है। इस डर से अगर आप बैठे रहिएगा, तो ये बात समझ लीजिए कि आप डरिएगा तो भी मरिएगा और लड़िएगा तो भी मरिएगा। अगर ऐसा होता कि डरने वाला नहीं मरता, तो हम मान लेते कि भाई डरना सही है। ऐसा कोई आदमी है जो बोल दे कि मैं तो डोरा डोरा रोचे लेकिन मैं मोची नहीं? कोई है ऐसा कि डरने वाला नहीं मरता है? बल्कि डरने वाला रोज मरता है, लड़ने वाला एक ही बार मरता है। इसलिए डरना से आप ही को नुकसान है। आपको डरा के वो अपना हुकूमत चला रहा है, आप ही का वोट लेता है, आप ही को डराता है। आज अल्लाह क्या करता है कि विक्टर आया तो बोले टीएमसी को हरा के वो बीजेपी को जिता दिया, ये अल्लाह करता है ना। विक्टर आया वोट कटवा, ये बोलता है बड़पोखर में, रब्बानी साहब भी बोलता है, सब तृणमूल का नेता भी बोलता है, मुख्यमंत्री भी बोलती है विक्टर वोट कटवा है। अरे भाई, तो विक्टर आया कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बन गया। उससे पहले 2019 में जब यहाँ पर देवोश्री चौधरी जीती थी, उस टाइम तो विक्टर नहीं था ना। तब फिर यहाँ पर टीएमसी क्यों हारा, यहाँ पर बीजेपी क्यों जीता? और अभी विक्टर आया तो विक्टर को वोट कटवा गए। विक्टर तो एक नेशनल पार्टी का उम्मीदवार बन के आया, कांग्रेस का उम्मीदवार होके आया, जिस कांग्रेस के पीछे जाके अभी ममता बनर्जी खड़ी है इंडिया जोट, उस पार्टी से। अगर तुमको लगा विक्टर यहाँ पर खड़ा होने से तृणमूल हार जाएगा या विक्टर खड़ा रहने से बीजेपी जीत जाएगा, तो फिर तृणमूल यहाँ पर अपना कैंडिडेट को क्यों नहीं बैठा दिया? तृणमूल तो ये समझ गया कि हम नहीं जीतेंगे, विक्टर जीते नहीं जीते हम नहीं जीतेंगे। वो यही बोल रहा है ना कि हम लोग को हरा दिया, अगर हम उसको हरा देंगे, ये उसको डर था, अब बीजेपी जीत जाएगा तो भाई तुम बैठ जाते। एक बीजेपी का आदमी को लाके तृणमूल में खड़ा करके फिर बोलते हो कि विक्टर वोट कटवा है। तुम बीजेपी का आदमी लाके खड़ा किया ना, तुम तो अपना तृणमूल का आदमी भी नहीं दे पाए, और बोलता है वोट कटवा है। तो वोट कटवा का बात जो करती है, तो मेरा सवाल है रब्बानी साहब से, तृणमूल के लोगों से, ममता बनर्जी से, कि तृणमूल क्या विक्टर के भरोसे चुनाव लड़ने आया था? हा? अगर विक्टर के भरोसे चुनाव लड़ने के लिए ममता बनर्जी खड़ी हुई थी, तो बोलना चाहिए था कि हम विक्टर के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ये चाहती थी कि बीजेपी जीतता है तो जीत जाए, लेकिन विक्टर नहीं जीतना चाहिए। ये था उसका मेन मुद्दा। मकसद क्या था? अगर आप देखें तो आप लोग खबर लीजिए कि कलियागंज में, रायगंज में तृणमूल कोई सभा नहीं किया। सभा कहां पर की ममता बनर्जी? इस्लामपुर में, ग्वालपोखर में, चकलिया में, करंदगी में, हेमताबाद में, जहां जहां मुस्लिमों का तादाद ज्यादा है, वहीं पर जाकर वो वोट को बांटने का काम की कांग्रेस और तृणमूल में, ताकि बीजेपी जीत जाए। अगर उसका मकसद होता कि बीजेपी को हराना है, तो कलियागंज में जाकर सभा करके बीजेपी का वोट को बांटने का कोशिश करती। लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए कलियागंज नहीं गई। उसको डर था कि बीजेपी जीतेगा, हमको परेशान नहीं करेगा, लेकिन विक्टर जीत गया तो मेरा जीना हराम कर देगा। इसीलिए विक्टर को जीतने नहीं देना होगा, इसी मकसद से ये लोग उतरा। उसके बाद विक्टर अभी नहीं जीता है, तो भी इन लोग का सर में दर्द है। अब रब्बानी साहब यहाँ पर भी डरा हुआ है। जब देखिए भाषण में भाई विक्टर बोले यहाँ आएगा तो उसको कौन वोट देगा, वही सवाल करता है। तो हम कभी बोले कि हम यहाँ आएंगे तो हमको वोट दीजिए? अभी बोले हम? लेकिन रब्बानी साहब भी हल्ला करके फिरता है, बोले विक्टर रोज बोले के वोट दे के सबला पंचायत मोड़, समिति मोड़, जिला मोड़, एमएलए मोड़,
तो मोड़ मोड़ करे भैती मोड़े जाओ को ठंडा। हाँ? हमारे लोग चुनाव की लड़ाई, सियासी लड़ाई जब है तब होगा। चुनाव में कोई जीतेगा कोई हारेगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सियासत जिंदा रहेगा ये जरूरी है। आवाम के हक में आवाज उठनी चाहिए, उसकी ताकत आवाम के पास होनी चाहिए, ये जरूरी है। कौन जीता कौन हारा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाम की आवाज अगर दबा दी जाए, आवाम का हक और हुकूक का बोलने वाला आवाज खत्म कर दिया जाए, आवाम के हक में लड़ाई बंद हो जाए, आवाम के लिए फरियाद करने वाली आवाज को रोक दिया जाए, ये आवाम के लिए खतरनाक है। और जो आज तृणमूल कर रही है कि आप हक की बात नहीं बोल सकते, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। आपके घर में अगर कोई जुल्म होता है, चाहे वो पुलिस का हो चाहे तृणमूल की तरफ से हो, आप उसके खिलाफ FIR नहीं कर सकते। आप थाना में जाइएगा तो बोलेगा पहले जाके प्रधान साहब बोले से पूछ के आओ या मोनी साहब से पूछ के आओ। थाना में आज आपके साथ जुल्म होगा, आपके फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तो ये जो माहौल बनाया गया है ना, इसके खिलाफ अगर आप इकट्ठा नहीं हुए ग्वालपोखर में, तो यकीन मानिए कि विक्टर रहे या नहीं रहे, ग्वालपोखर में आप जरूर रहिएगा इंशाल्लाह। और आपकी ताकत को धीरे धीरे ये लोग दबाते दबाते ऐसे हालत में ला देगा कि आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी, अपने हक में बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों से हम एक ही फरियाद करते हैं कि हम ग्वालपोखर और चकलिया में कभी फर्क नहीं करते। आप लोग जब भी आवाज दिए हैं, आपकी आवाज जब भी मेरे कानों तक पहुंची है कि ग्वालपोखर में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई जुल्म हुआ है, उस वक्त आपका आवाज मेरे तक पहुंचने का देर होता है। उस वक्त में हम आपकी ताकत बन के, आपकी आवाज बन के, आपका ढाल बन के, आपका तलवार बन के आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और ये हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, हम ये कई बार ये मिसाल हम कायम करके दिखाए हैं कि जब ग्वालपोखर में आप सब पर जुल्म हुआ है, चाहे वो प्याज गांव का हो, चाहे प्याज पोखर का हो, चाहे वो आपका घोसी में हुआ हो, चाहे वो आपका जैन गांव में हुआ हो, कहीं भी ऐसा मसला आया है जिस पर आवाज नहीं उठ रही हो और आवाम को दबाया जा रहा हो, उस वक्त आपका ताकत बन के हम खड़े हो गए। और आज भी हम आपसे यही कहते हैं कि हम आपके साथ तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। सिर्फ इतना हम आपसे कहते हैं कि आप लोग भरोसा रखें। हुकूमत में कौन है कौन नहीं है वो बड़ी बात नहीं है, ये हुकूमत भी आप ही के हाथ से बनाया गया। आप अगर इसको जोड़ जोड़ के बनाए हैं तो आप चाहें तो जोड़ जोड़ के इसको गिरा भी सकते हैं, सिर्फ जुड़ने की जरूरत है। आप लोग जुड़िए और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है कि मंत्री साहब यहाँ पर हैं, तो जिस मंत्री से आप लोग डरते हैं वो मंत्री रात में अगर ख्वाब में विक्टर का नाम सुन ले तो बेचारे का नींद हराम हो जाता है। तो आप लोग उस आदमी से डरते हैं, जो आदमी सड़क पर चिल्लाता है और सदन में जाके गूंगा हो जाता है, उस आदमी से आप लोग डरते हैं। अरे नेता वो होता है जो आपके हक की बात सड़क पर भी बोलेगा और आपकी आवाज बन के सदन में भी गूंजेगा, वो नेता होता है। ये कौन है? ये सड़क में आके बोलता है और सदन में ममता बनर्जी के सामने जाके गूंगा हो जाता है। क्या रब्बानी साहब में एक बार भी बोलने की ताकत है कि हाँ हमारा जिला का इस्लामपुर का इतना नौजवान बाहर काम करता है, उसके लिए इस्लामपुर जिला बनाना होगा? क्या बोल सकता है रब्बानी साहब? नहीं बोल पाए। क्या रब्बानी साहब बोल सकता है कि ग्वालपोखर में जो जैलगांव में कत्लेआम हुआ, आरिफ का मर्डर हुआ, उस कातिल के खिलाफ रब्बानी साहब एक लफ्ज बोल पाया? नहीं बोल पाया। क्या रब्बानी साहब इस इलाके में उर्दू 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 करके आज अपने आप को नेता साबित करने की कोशिश किया? आज उर्दू को कत्ल किया जा रहा है, हर स्कूल से, हर कॉलेज से, हर मदरसे से उर्दू को मिटा दिया जा रहा है। आज ममता बनर्जी की हुकूमत में उर्दू खत्म हो रहा है। आपका बच्चा WBCS में जाके उर्दू नहीं पढ़ सकता है, आपका बच्चा जाके एग्जीक्यूटिव का एग्जाम में उर्दू में उसको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, पुलिस में बहाली होता है उर्दू का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। आप किसी भी सरकारी एग्जाम में बैठिए आपको उर्दू का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। और आपके घर में माइनॉरिटी का मिनिस्टर रब्बानी साहब है, तो जिस आदमी के उर्दू उर्दू करके चीख चीख के आप उसको विधानसभा में भेज दिए, आज वही आदमी उर्दू के नाम पर एक लफ्ज बोलने की ताकत नहीं रखता है। ऐसे इंसान पर आप भरोसा करके कैसे लड़िएगा? इससे तरक्की आएगा? इससे सिर्फ तरक्की रब्बानी साहब का हो सकता है। वह है तरक्की। यहां बैठे हुए हैं हमारे हैदर साहब, दोनों भाई हैं। मैं अगर गलत बोलूं तो हैदर साहब मुझे
दुरुस्त करेंगे। मैं जहां तक इमाम साहब को बचपन में देखा हूं, वालिद साहब भी के मुखालफत में भी वो लड़े हैं, मेरे चचा के मुखालफत में लड़े हैं, अल्लाह ताला आज उनको जन्नत अता करे। लेकिन जब हम लोग देखे हैं तो इमाम साहब जिस मकान में रहते थे उस वक्त वो मकान भी मिट्टी का हुआ करता था। बाद में वो सुर्खी चूना का मकान बना, शायद एक मकान पक्का का बना। उस जगह से आज रब्बानी साहब वगैरह को पढ़ा लिखा कर इमाम साहब ने जो मुकाम दिलाया, आज रब्बानी साहब का इस्लामपुर में 7 करोड़ का मकान बन गया। एक हाई स्कूल का टीचर है, वो 40,000 रुपया 45,000 रुपया पेंशन पाते हैं, उसका तनख्वाह है। 45,000 रुपया तनख्वाह पाने वाला आदमी और मंत्री का 84,000 रुपया, दोनों मिला के 1,20,000। भाभी हमारी स्कूल की टीचर है, वो भी 40,000 रुपया पाती है। 1,60,000 रुपया कमाने वाला आदमी 3 बच्चे को पढ़ाता है, कलकत्ता में रहता है, उसका घर का खर्चा है, सारा कुछ करने के बाद उनके पास बचता क्या होगा महीना का? 30,000 40,000 बचा पाते होंगे। जो आदमी का 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना का आमदनी है, वो 7 करोड़ का मकान बनाता है इस्लामपुर में, कहां से बन जाता है? ये सवाल नहीं है, हा? उनका छोटा भाई मोनी, जो ना नौकरी करता है, ना बिजनेस करता है, ना कोई रोजगार है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ सियासत की रोटी खाकर आज वो करोड़पति है। आज वो किशनगंज में 5 करोड़ का मकान बना के बैठा हुआ है। कहां से बन गया है? तो ये कहां से आ रहा है? तो तरक्की की बात जब ये लोग करते हैं ना कि उन्नयन जोन्ने हमरा तृणमूल दल करছি, तो ये समझ लीजिए उन्नयन सिर्फ इन्हीं लोग का हो रहा है। उन्नयन आवाम का नहीं है, ग्वालपोखर का नहीं है। अगर तरक्की होता तो आज जिस तरह 7 करोड़ का मकान में वो रह रहे हैं, तो 7 करोड़ का मकान में मेरा हैदर भाई को भी रहना चाहिए था। आज है हैदर भाई 7 करोड़ का मकान में, क्यों नहीं रह पाए? आज उस 7 करोड़ का मकान में वो है, तो आप इलाके के आदमी के पास कम से कम 7 लाख का तो मकान होना चाहिए था, नहीं है। ऊपर से आपके लिए जो बंगला आवास योजना का मकान आया है, उस मकान का भी हालत ये है कि ये जो बंगला आवास योजना है ना, इसका असल नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इस बात को समझिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के इसको बंगला आवास योजना कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली का है, उसी का नाम बदल के बंगला आवास योजना कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना और बंगला आवास योजना एक ही है। जिस तरह मोदी और ममता एक है, उसी तरह ये हाल। इस बात को समझिएगा, मोदी और ममता में भी कोई फर्क नहीं है। हम लोगों को सिर्फ डराया जाता है कि तृणमूल को वोट नहीं दोगे तो मोदी आ जाएगा। मोदी का भूत दिखा के ममता को जिताया जाता है, लेकिन मोदी के भूत के नाम पर मुसलमानों का जो भला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ग्वालपोखर में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना नौकरी हुआ, कितना स्कूल बना, कितना कॉलेज बना, कितना कुछ हुआ। कोई तरक्की का काम नहीं है, बल्कि यहाँ लूट खसोट मचा हुआ है। आज मदरसा सर्विस कमीशन को बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी की सरकार में 30% मुसलमान है बंगाल में, ममता बनर्जी को मुसलमान करती है। उसका एक छोटा सा मिसाल देते हैं, आप लोग ये सब चीज गौर नहीं करते। कुछ साल पहले तक ममता बनर्जी का भाषण सुने होंगे, तो उसमें देखे होंगे ममता बनर्जी अपने भाषण में अक्सर बोलती थी मीटिंग खत्म होने के बाद, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोलती थी कि नहीं बोलती थी? उनको ये तमीज भी नहीं था कि कब इंशाल्लाह बोला जाता है, कब माशाल्लाह, कब अल्हम्दुलिल्लाह, कब बिस्मिल्लाह। उनको उससे मतलब नहीं था, लेकिन वो हर मीटिंग के बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती थी। और हम लोग बोलते थे वाह अच्छा नहीं रहा तो बढ़िया जाना में, यही असली मुसलमान। एक होता था कि नहीं? सर पे दुपट्टा रख के दोनों हाथ उठा के दुआ मांगती थी। उसका फोटो देखिएगा, ईद में यहाँ भी लगा देता है ममता बनर्जी दुआ मांगते। तो आप लोग देखते हैं तो बेचारी मोड़ा तरह दुआ मांगते, यही सोचते हैं कि बेचारी मोड़ा तरह दुआ मांगते, और यहाँ दुआ से हमारा सब जन्नत चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज अगर ममता बनर्जी का भाषण सुने तो पिछले 3-4 साल से वो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह कुछ नहीं बोलती है। अब वो क्या बोलती है?
माँ चोंडी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा। क्यों बोलती है? क्योंकि वो बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह करके आप और हम जैसे मुसलमानों को बेवकूफ बना के अपना पल्लू में बांध चुकी है। अब हम लोग उसके पल्लू में बन चुके हैं। अब उसको मुसलमान को और बेवकूफ बनाने का जैसे वो बन चुका है। अब उसको जो बीजेपी का वोट बढ़ रहा है उसमें से कुछ वोट तो चाहिए। अब वो अपने आप को हिंदू साबित करने में लगी। पहले अपने आप को मुसलमान साबित की, हाँ? अब वो हिंदू साबित कर रही है कि आमी तो ब्राह्मण, आमी दुर्गा पूजा करी, आमी सरस्वती पूजा करी, आमी चंडी पाठ करते जानी, आमी दुर्गा पूजो करी। अब ये सब बोलती है। क्यों बोलती हैं? तो अब उसको हिंदू वोट लेना है। इससे एक बात समझिए कि ममता ना हिंदू है ना मुसलमान है, न मोदी हिंदू है ना मुसलमान है। ये लोग सब कोई सत्ता का पुजारी है। ये लोग किसी का नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमान का। ना मोदी हिंदू का है ना मुसलमान का है। अगर मोदी हिंदू का होता तो मोदी से सवाल कीजिए ना, बीजेपी वालों से, कि जो 15 लाख रुपया आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी होगा, ये सब बात जब मोदी जी बोले तो भाई तुम एक भी मुसलमान को नौकरी मत दो ना, 2 करोड़ हिंदू को तो नौकरी दो। क्यों नहीं दिए? 15 लाख रुपया किसी मुसलमान को मत दो, हिंदू भाई लोग को दो। अरे उसका भी तरक्की होगा तो वो 15 लाख रुपया लेके कुछ कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, तो दुकान में आएगा तो सौदा खरीदेगा, सामान खरीदेगा, तो उससे भी तो मुसलमान का भला हो जाएगा। हाँ? दो ना भाई, तो मुसलमान को मत दो, हिंदू लोग को ही नौकरी दो ना। वो हिंदू को कुछ देगा ना ये मुसलमान को कुछ देगी, लेकिन मुसलमान का वोट चाहिए, उसको हिंदू का वोट चाहिए, तो इसीलिए वो हिंदू बनता है, ये मुसलमान बनती है। तो ये सब जो है इन लोग का खेल चलेगा। इसमें जब तक आप लोग अपने आप को नहीं संभालिएगा और समझिएगा, तब तक हम लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाया जाएगा। आज आप लोगों से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी के तरफ से पूरा इस्लामपुर जिला को बढ़ाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप और हम सबको मजबूती से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई आपके आने वाले कल को एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। अगर आप खुशहाल और कामयाब जिंदगी चाहते हैं तो आपको ये लड़ाई लड़ना होगा। और आप अगर वही लक्ष्मी भंडार और फ्री का राशन में ही जीना चाहते हैं तो फिर यही बहकावे में हमको जीना होगा। तो ये आपको फैसला करना है कि हमको क्या चाहिए। तरक्की जो है आपके दरवाजे पर आके खड़ी हो सकती है, अगर आप दरवाजा नहीं खोले ना, तरक्की अंदर नहीं है। तो आज आपको लड़ने का मौका है। और तृणमूल क्या कर रही है? आपका लड़ने का जो ताकत है उसको धीरे धीरे कमजोर करते जा रहा है कि आवाम लड़ नहीं सके, बोल नहीं सके। आपको धीरे धीरे डराया जा रहा है, पुलिस से, प्रशासन से, नेता से, गुंडा से डरा के आपकी आवाज दबा दी जाए। कि पूरी तरह दब जाए, खत्म हो जाए, उससे पहले बोलना, लड़ना शुरू कीजिए। तो एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करते हुए हम ये कमेटी डिक्लेयर करते हैं। एक मेढक तो सब जानते हैं ना, बेंग, तो क्या बोलते हैं देसी में? बेंग बोलते हैं ना, मेढक, बेंग। एक ठंडा बर्तन में पानी भर के रखिए, ठंडा पानी में आप मेढक को उठा के डाल दीजिए, तो मेढक क्या है, आराम से उसमें तैरक फट से कूद के बाहर निकल जाएगा, फट से कूद के बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसको ठंडा पानी में डाल के आप नीचे से आग जला दीजिए, तो वो पानी धीरे धीरे उबलता रहेगा। मेढक जो है वो बर्दाश्त करेगा, अरे अभी तो थोड़ा गर्म है, थोड़ा देर बाद कूद लेंगे, फिर थोड़ा गर्म, तो अभी तो बर्दाश्त करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी उबलने लगेगा और मेढक बर्दाश्त करते करते अपना सारा ताकत खत्म कर चुका है। उसका ताकत बर्दाश्त करते करते खत्म हो चुका। अब वो कूदना भी चाह रहा है अपना जान बचाने के लिए ना, तो वो कूद नहीं पाएगा, उसी उबलते पानी में तरफ तरफ के मर जाएगा। तो वही हाल अभी हम लोग का है कि अभी हम लोगों को मेढक की तरह पानी में रख के नीचे से गर्म कर रहा है। अभी अगर नहीं कूदे तो आप नहीं बचेंगे। और जब ये पानी उबलने लगेगा, जुल्म का, जालिमों का ये उबलने लगेगा, तब और आप हम चाह के भी कूद के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को वक्त रहते आपको तैयार कर लेना। अभी वक्त है, आवाज आपके पास है, आपके पास ताकत भी है,
इकट्ठा होइए, आपके साथ सामने खड़े होकर लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम है, ये लीडरशिप तैयार है। और जो लोग भाग गए उसको देख के आप लोग सोचते हैं कि बाबू भागे गेल, क्या नाम है सर, जैनुल भागे गेल, फन्ना भागे गेल, तिनका भागे गेल। तो जो भाग गया उसका परवाह मत कीजिए, क्योंकि भाई ये लोग जो है ना कि चूहा का रेस में अगर आप दौड़िएगा तो आप जीत भी जाइएगा ना तो आप चूहा ही कहलाइएगा, और शेर के रेस में दौड़िएगा और आप अगर हार भी जाइएगा ना तो शेर कहलाइएगा। ये लोग जो है बाबू चला गया, तो ये क्या है, चूहा का रेस में दौड़ने चला गया, पावर है, सब कुछ है, तो वहां करना क्या है, बस चलना ही तो है, चलो साथ में। तो वो चूहा का दौड़ में गया है, वो वहां जाके जीत के भी रहे, जो भी करे ना वो चूहा ही कहलाएगा। आवाम उसको कभी इज्जत नहीं देगा, हमेशा बोलेगा कि जय प्रभा जय बोलो, यही होगा। और हम लोग ना पावर है, ना प्रशासन है, ना पुलिस है, ना कुछ है, लेकिन हम लोग शेर के तरह हार रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो हम लोग हार भी रहे हैं ना तो आवाम भी बोलता है, रब्बानी भी बोलता है कि शेर वही लोग है। अगर नहीं बोलता तो ममता बनर्जी सिरसी मदरसा में आके ये नहीं बोलती कि विक्टर अर्जुन ने हमरा हेरेगा, बोली थी कि नहीं, ये विक्टर अर्जुन ने हार लो। तो ये जो है ना तो लड़ाई आपको उस तरह लड़ना, इसलिए आप लोग उसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग तैयार हो जाइए। ग्वालपोखर की सरजमीन पर जो भी जुल्म सितम का माहौल है उसके खिलाफ भी लड़ाई होगी, और इस्लामपुर को जिला बनाने के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो जिला निर्माण कमेटी है उसकी जिम्मेदारी जिन लोगों को दी जाएगी, हम उसका नाम, अंचल का नाम सब हम पढ़ देते हैं एक एक अंचल करके। तो वो लोग अगर यहाँ पर जो लोग मौजूद है थोड़ा सामने आ जाइएगा आप लोग। ये है शाहपुर 1 शाहपुर 1 में इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी का जो अंचल कमेटी शाहपुर 1 का बनाया गया है उसके लिए प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी दिया गया है अब्दुल वहाब, वाइस प्रेसिडेंट हैं मुजम्मिल हक और मोहम्मद पिंटू शेर मोहम्मद। जनरल सेक्रेटरी के लिए वहां पर दिया गया मोहम्मद वसीम, अब्दुल रज्जाक और सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर। गोती अंचल से प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई है मोहम्मद तारिक आलम, तारिक तो है यहाँ पर, तारिक आलम। ये इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी का अंचल कमेटी बनाया जाता है, ये लोग अंचल के तरफ से इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी का होके ये लोग काम करें। वाइस प्रेसिडेंट है बाबुल हुसैन, मोहम्मद हफीज, क्या लिखा, हफीज तैजुल। जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर अब्दुल वहाब, जहांगीर आलम। सेक्रेटरी हैं अब्दुल हामिद, गुआगांव 1। प्रेसिडेंट है तजम्मुल हुसैन, जमील ना जमाल, क्या लिखे, जमील जालिम, अच्छा जालिम। हम लोग जालिम के खिलाफ ही लड़ने का बात कर रहे हैं, तो जालिम हम लोग के साथ भी आ गया तो कैसे होगा। वाइस प्रेसिडेंट है तालीम मोहम्मद लीलुम लजीमुद्दीन। जनरल सेक्रेटरी समी आजाद, सेक्रेटरी मोहम्मद आलम। गुआगांव 2 प्रेसिडेंट है कसीरुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट मंसूर आलम मोहम्मद कासिम। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हफीज मजीबुर रहमान। सेक्रेटरी मौलाना मासूम मोहम्मद असलम मोहम्मद तारिक अनवर। शाहपुर 2 प्रेसिडेंट जहीर उद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट नजीर हुसैन। लोधन प्रेसिडेंट मोहम्मद हकीम, वाइस प्रेसिडेंट साजिदुर रहमान। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर हुसैन। धर्मपुर 1 अंबर आलम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अयूब आलम। धर्मपुर 2 मोहम्मद सलीम प्रेसिडेंट,
हुदा भाई आपको वाइस प्रेसिडेंट। मोहम्मद हुदा भाई को सभी जानते हैं, हुदा भाई वाइस प्रेसिडेंट। हागोर अख्तर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट। रेहान आलम प्रेसिडेंट। पांजीपड़ा प्रेसिडेंट बाबुल वाइस प्रेसिडेंट। शाहजहां जनरल सेक्रेटरी ताहिर हुसैन। जैनगांव प्रेसिडेंट मोहम्मद अंजार आलम, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद एहरार आलम। जनरल सेक्रेटरी एसके मोहम्मद अबू सुफियान। मोहम्मद फरीद आलम जनरल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी असलम एमडी असलम एंड मोहम्मद इकबाल अहमद। वालपोखर प्रेसिडेंट मोहम्मद जहांगीर आलम, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक आलम, जनरल सेक्रेटरी जब्बार आलम, मोहम्मद यूनुस अली, सेक्रेटरी अब्दुल रशीद नूरुल हक। पोखरिया प्रेसिडेंट रशीद हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल, सेक्रेटरी सैदुल तैमूर मास्टर मिस्टर। महुआ प्रेसिडेंट गुलाम जिलानी। ये सब अंचल का जिम्मेदारी दिया गया है। अब आने वाले कल में इसी कमेटी में जिनको नाम दिया गया, इन लोगों को लेके इस्लामपुर जिला निर्माण की का काम आगे हर अंचल में चलेगा। साथ में इलाके की जो तरक्की के लिए जो बुनियादी बातें हैं वो रखी जाएगी, उस पर काम होगा। और वालपोखर के लोगों के साथ जो भी जुल्म ज्यादती हो रहा है, जहां पर भी आपको जरूरत हो, आप लोग आवाज दीजिएगा। हमारी पूरी टीम, पूरी कांग्रेस, हम सब मिलकर आप लोगों के साथ इस लड़ाई में शामिल होंगे। यही कहकर आप सब शुक्रिया अदा करते हो अपनी बात खत्म करते हैं।